आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में एक तो हमने चैप्टर 8 का जो लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इंगेजमेंट लेटर ऑन रिकरिंग ऑडिट, इसको स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद चैप्टर 9 के दो कंसेप्ट्स हैं प्लानिंग एक्टिविटीज, इसको डिस्कस करेंगे। प्लानिंग एक्टिविटीज और डिफरेंस बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। बुक्स के रेफरेंस और असाइनमेंट आपके सामने मौजूद हैं, नोट कर लीजिए। प्रीवियस फ्रेश कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? क्या कह रहे भाई? केस स्टडी? कौन सी केस स्टडी? हाँ, वो असाइनमेंट आपने कर ली है, उसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्या नहीं की इस केस स्टडी? बड़े मसले हैं तो बताइए, कोई क्या मसला है पूछे। किस केस स्टडी में मसला है? केस स्टडी नंबर 4 दिखाइएगा। पहले में कह रहे हैं कि सीएफओ बहुत एग्रेसिव होता है, तो इसमें इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज हो रहा है, ठीक है। और इसमें हम अपने फर्म के जो अदर पार्टनर्स हैं उनसे डिस्कस करेंगे इस इशू को, और अगर थ्रेट सिग्निफिकेंट है हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। सेकंड में कह रहा है सीएफओ नॉर्मली गिव्स अ शॉर्ट डेडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट, ठीक है। तो इसमें इसमें बेसिकली सम टाइम ऐसा होता है कि थ्रेट्स में थ्रेट टू इंडिपेंडेंस के साथ साथ ये जो थ्रेट है ना, हमने स्टडी किया 5, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट और एडवोकेसी थ्रेट, ये इंडिपेंडेंस के। सम टाइम इनके साथ साथ कोई फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल जो है अदर, वो भी इफेक्ट होता है। जैसे बाज़ हो सकता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का थ्रेट हो किसी केस स्टडी में। जैसे आपने बड़ा हुआ केस अटेम्प्ट किया होगा जिसमें IFRS 15 का कोई इशू था और हमारा टीम में शायद अमजद नाम था उसका, उसने अपने किसी दोस्त के साथ कंसल्ट किया था इस इशू को, जिसने रिसेंटली कोई सेमिनार अटेंड किया था IFRS 15 के ऊपर। तो उस सिचुएशन में जो थ्रेट राइज हो रहा था वो कॉन्फिडेंशियलिटी का भी थ्रेट राइज हो रहा था। तो यहाँ पे भी जब वो कह रहा है कि शॉर्ट डेडलाइन है तो इसमें प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का थ्रेट भी राइज हो रहा है कि हम डेडलाइन को अचीव करने के लिए हो सकता है सारे प्रोसीजर परफॉर्म ना करें, ठीक है। इसमें क्या करना चाहिए? हमें पहले से डेडलाइन क्लाइंट के साथ कमिट कर देनी चाहिए, और अगर हम समझते हैं कि इस डेडलाइन में एविडेंस हम ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे, डेडलाइन को एक्सटेंड कर देना चाहिए। जी जी नहीं, इंटिमिडेशन थ्रेट हमारा वो ऊपर वाले केस में कवर हो गया ना, फर्स्ट वाले में, जिसमें वो क्लियरली हमें इंडिकेशन दे रहा है कि इंटिमिडेशन थ्रेट हो रहा है, एग्रेसिव एटीट्यूड है उसका टुवर्ड्स टीम, उसमें कवर हो रहा है। सेकंड में नहीं, सेकंड में इंटिमिडेशन थ्रेट जी, और थर्ड आपको सिंपल सिचुएशन है, वो तो हमने कवर की हुई है क्लास में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? चलिए जी जी। वो डिपेंड, और रिस्क असेसमेंट में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इस तरह के सिचुएशन में रिस्क असेसमेंट में स्टडी करेंगे। एंगेजमेंट लेटर ऑन रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट किसे कहते हैं? रिकरिंग ऑडिट किसे कहते हैं जी मेरे भाई? हाँ, अगर प्रीवियस ईयर का ऑडिट जिस ऑडिट फर्म ने किया है वही दोबारा पॉइंट हो जाए, इसे कहते हैं रिकरिंग ऑडिट। अच्छा, रिकरिंग ऑडिट में एक इशू है, वैसे नॉर्मली रिकरिंग ऑडिट इजी समझा जाता है इनिशियल ऑडिट की निस्बत, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम काफी अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट की ऑब्टेन कर चुके होते हैं और हमें ओपनिंग बैलेंसेस को भी ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, क्योंकि हमने पिछले साल गाइड किया है तो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस हमने वेरीफाई किया है। पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस अगर वेरीफाई किया है तो इसका मतलब इस साल के ओपनिंग बैलेंस भी हमने वेरीफाई कर लिया, एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है ओपनिंग बैलेंस की वेरिफिकेशन का। तो नॉर्मली रिकरिंग ऑडिट इजी ऑडिट समझा जाता है इनिशियल ऑडिट की निस्बत। लेकिन इसमें एक इशू ये राइज होता है, क्या रिकरिंग ऑडिट पे हमें दोबारा से एंगेजमेंट लेटर साइन करना चाहिए क्लाइंट के साथ, या पिछले साल वाला एंगेजमेंट लेटर ही चल जाएगा? ये नहीं, स्टैंडर्ड कहता है आप इसका जवाब ना तो स्ट्रेट अवे यस दे सकते हैं, ना स्ट्रेट अवे नो दे सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। अगर जैसे एक लाइन में अगर आप एक कंसेप्ट आपको समझाऊं, अगर तो पिछले साल की निस्बत इस साल में
कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आई, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आई, यानी जो मैनेजमेंट पिछले साल थी वही सीनियर मैनेजमेंट इस साल है, जो ओनरशिप स्ट्रक्चर, जो ओनर्स पिछले साल थे वही ओनर इस साल है, जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रीवियस ईयर में था वही एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इस साल है। कंपनी के ऑपरेशंस भी सेम लेवल पे है, इन पे बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं है क्लाइंट को टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट के बारे में। तो याद रखें, जब कोई किसी किस्म की सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, तो जब कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब है बाकी चीजें सेम है, तो एंगेजमेंट लेटर भी पिछले साल वाला सेम चल सकता है। फ्रेश एंगेजमेंट लेटर इस साल रिकरिंग ऑडिट पे इशू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर चेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल हमें पता चलता है सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई, अब जाहिर है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो हमने डिस्कस की थी, जो एग्री की थी, वो प्रीवियस सीनियर मैनेजमेंट के साथ थी, या इसी तरह ओनर चेंज हो जाते हैं, कंपनी के बिजनेस की नेचर चेंज हो जाती है, ऑपरेशन चेंज हो, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है। पिछले साल कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 था, इस साल कंपनी 2017 है, या सिग्निफिकेंट स्टैंडर्ड ऐसे रिवाइज हो गए जिनका हमारे ऑडिट में इंपैक्ट आएगा। तो यहाँ हमें लग रहा है कि मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है। पिछले साल हमने स्कोप को एलैबोरेट नहीं किया था, लेकिन मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है, इस साल हमें स्कोप को एलैबोरेट कर देना चाहिए, ठीक है। और कोई स्पेशल टर्म, फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट हमसे एग्री करवाना चाहता है, समटाइम ऐसा था क्लाइंट कहता है सर आप ऑडिट करें, ऑडिट के साथ साथ हमारी एक एडिशनल एंगेजमेंट भी आप परफॉर्म कर दीजिए, अगर कोई स्पेशल टर्म्स भी क्लाइंट ने एग्री, तो इन सिचुएशन में जब सर्कमस्टेंसेस में सिग्निफिकेंट चेंज आ रही है तो इसका मतलब है हमारे एंगेजमेंट लेटर में भी चेंज आ जाना चाहिए। उस सूरत में इस साल एंगेजमेंट लेटर रिवाइज होगा, नया एंगेजमेंट लेटर क्लाइंट के साथ एग्री करेंगे। वरना प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे ना एंगेजमेंट लेटर को, तो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन जब एग्री की होती है ना, तो एंड में नीचे एक लाइन लिखी होती है, दिस एंगेजमेंट लेटर इज आल्सो वैलिड फॉर फ्यूचर ईयर्स अनलेस कैंसल्ड बाय ईदर पार्टी, ठीक है। तो नॉर्मली हम एक साल का ही एंगेजमेंट लेटर अगले सालों में भी चलाते हैं, लेकिन याद रखें हर साल हमने रीअसेस जरूर करना होता है कि कहीं सर्कमस्टेंसेस चेंज तो नहीं हो गए, मैनेजमेंट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बिजनेस एक्टिविटीज, ओनरशिप स्ट्रक्चर, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह, अगर हमें लगे इनमें चेंज आया है तो फिर हम उस ईयर में नया एंगेजमेंट लेटर इशू करते हैं। यही कंसेप्ट हमें समझा रहा है, यही चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं वो आपको बता रहा है। कंसेप्ट क्या है, क्या हमें रिकरिंग ऑडिट पे नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और सिंपल इसका आंसर डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर। अगर इनमें चेंजेस आ जाएं तो करेंगे, और अगर इनमें चेंजेस नहीं आता तो नहीं करेंगे। एग्जाम में भी आपको कोई छोटी सी केस स्टडी दे जिनमें ये फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हो, और आपसे पूछे बताइए कि इस सिचुएशन में एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज होना चाहिए, नया एंगेजमेंट लेटर इशू होना चाहिए कि नहीं, ठीक है, नया एंगेजमेंट लेटर इशू होना चाहिए। अच्छा एक चीज में रखिएगा आगे चलने से है, वैसे कंसेप्ट इजी कि जैसे क्या देखेंगे, एनी इंडिकेशन दैट क्लाइंट मिसअंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, अगर क्लाइंट मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है क्या करेंगे, एंगेजमेंट लेटर रिवाइज कर देंगे, नया एंगेजमेंट लेटर इशू कर देंगे, वरना पुराना चलेगा। रिसेंट चेंजेस इन सीनियर मैनेजमेंट, अगर सीनियर मैनेजमेंट में चेंजेस हुई है नया एंगेजमेंट लेटर, नहीं हुई तो पुराना एंगेजमेंट लेटर। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ओनरशिप, ठीक है, ओनर चेंज हो गए, शेयर होल्डर चेंज हो गए, सिग्निफिकेंट चेंज है तो फिर नया एंगेजमेंट लेटर, वरना पुराने वाला। क्या ये फर्म के लिहाज से बात कर रहा हूँ, क्लाइंट के, ये जो चेंजेस है ना, चेंजेस जितने भी है ये क्लाइंट के लिहाज से, ये जो चेंज हो रहा है रिसेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, इससे मुराद मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट है। ये जो चेंज हो रहा है सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, इससे मुराद ओनरशिप ऑफ क्लाइंट है, ठीक है। नहीं, सिग्निफिकेंस लेवल ऑडिटर की जजमेंट होगी, ऑडिटर की जजमेंट होगी। जैसे नॉर्मली अगर सीईओ चेंज हो जाए तो हम नए सीईओ के साथ फिर नया एंगेजमेंट लेटर। चेंज इन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अगर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में चेंज आ जाए, जैसे मैंने बताया पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, फिर कंपनीज एक्ट 2017, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट थी, कंपनीज ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी। फिर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन नेचर और साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस, हमारा क्लाइंट अगर पिछले साल जिस लेवल ऑफ ऑपरेशन पे था उसी साल इस लेवल ऑफ ऑपरेशन पे है, एंगेजमेंट लेटर चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पता चल रहा है पिछले साल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस साल एक्सपोर्ट भी कर रहा है, तो हमें एंगेजमेंट लेटर को हो सकता है चेंज करने की जरूरत हो, क्योंकि हम उसमें इस दफा कंपोनेंट ऑडिटर का जिक्र भी करेंगे कि सर अब आपकी फॉरेन ऑपरेशंस भी हैं, कुछ फॉरेन ब्रांचेस भी हैं, तो वहां पे हमें ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए मजीद कंपोनेंट ऑडिटर की जरूरत पड़ेगी या किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, अगर ऑपरेशन चेंज करके वो कोई ऐसा ऑपरेशन करते हैं जिसके जो कम्प्लेक्स है, तो इन सिचुएशन में हमें नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना होगा। इसी तरह चेंज इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो जाता है, नॉर्मली वैसे चेंज नहीं होता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अगर किसी का आईएफआरएस तो आईएफआरएस ही रहता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है जैसे रिसेंटली आपने देखा एग्जांपल आईएफआरएस 15 की, ठीक है। इसी तरह ये रेवेन्यू का इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया हुआ है। इसी तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड है, वो भी जिन क्लाइंट्स पे अप्लाई होता है उनमें सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, उस एक स्टैंडर्ड की वजह से मैनेजमेंट का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऑडिटर का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इस तरह की चेंजेस आए तो बेहतर होता है कि आप एंगेजमेंट लेटर नया इशू करें। चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, आपको पता है वो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं,
अगर कभी ऐसे भी कहे नहीं अब 2 मजीद ऐड करें या 2 कम कर दें, तो चूंकि इससे स्कोप हमारा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उस सूरत में भी बेहतर ये है कि एंगेजमेंट लेटर नया रिवाइज करें। और एनी रिवाइज आर स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। जैसे भी मैंने आपको बताया, सम टाइम क्लाइंट हमें ये कहता है कि ऑडिट के साथ साथ कोई एडिशनल एंगेजमेंट भी आप परफॉर्म कर दीजिए, कुछ मजीद काम कर दीजिए, तो उस सूरत में क्या होगा फिर कि हम एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज कर देंगे। ये क्लियर हो गया? अगर आप इसमें देखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल पॉइंट्स उसने बताया, याद करने वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। मे बी आपको चांस कम है, लेकिन शायद कोई केस स्टडी ऐसी दे दे जिसमें इनमें से कुछ फैक्टर को चेंज कर रहा हो, और नीचे आपसे पूछा बताइए क्या इस सिचुएशन में एंगेजमेंट लेटर नया इशू करना अप्रोप्रिएट है कि नहीं। क्लियर? अच्छा, एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, उसका आपने ध्यान रखना है। सम टाइम एग्जाम में जब वो क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है ना, तो कभी कभार तो क्लियरली क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन एक दफा उसने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो रहा था, कि वो उसने एंगेजमेंट लेटर ऑन रिकरिंग ऑडिट का क्वेश्चन पूछा है कि चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का क्वेश्चन पूछा है। इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए आज के कंसेप्ट को पिछले वाले कंसेप्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए 1-2 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। पहली चीज, जो चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है ना, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है, जो कल हमने पढ़ा था, 3 है, इसमें क्लाइंट हमारे पास आता है और रिक्वेस्ट करता है कि सर टर्म्स को चेंज कर दें। एंगेजमेंट लेटर ऑफ रिकरिंग का जो कंसेप्ट है, इसमें ऑडिटर डिसाइड करता है, इसमें डिसीजन ऑडिटर का है कि उसने एंगेजमेंट लेटर को चेंज करना है, इस साल रिवाइज करना है कि नहीं। रिवाइज करने का मतलब क्या है, नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना है कि नहीं। और दूसरा बड़ा फर्क है कि चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो कल हमने स्टडी किया, उसमें ड्यूरिंग ऑडिट चेंज हो रहा होता है, यानी ऑडिट चल रहा है और ऑडिट के दौरान में उसने हमसे रिक्वेस्ट करता है कि चेंज कर दे। जबकि यहाँ पे पिछले साल का ऑडिट कंप्लीट हो गया, रिपोर्ट इशू हो गई, उसके बाद अगले साल के ऑडिट के स्टार्ट में हम डिसीजन कर रहे हैं कि हमने नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना है कि नहीं। तो ये 2 चीजें आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ध्यान में रखनी है। चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो प्रीवियस कंसेप्ट था वो है ड्यूरिंग ऑडिट, और ये है ऑडिट के बाद, नेक्स्ट ईयर का ऑडिट स्टार्ट करने से पहले इशू। और चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्लाइंट हमारे पास आता है, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करती है कि सर चेंज कर दे, जबकि एंगेजमेंट लेटर रिकरिंग ऑडिट नेक्स्ट ईयर ऑडिटर का डिसीजन, ऑडिटर देखता है, इन सर्कमस्टेंसेस को सामने रख के डिसाइड करता है कि मुझे नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना है कि नहीं। नॉर्मली आज तक जो उसका ट्रेंड रहा है वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछता है, इसमें से केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं पूछता। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने होंगे और रिप्रोड्यूस करने होंगे, इसमें कोई इशू जी। देखें, अगर क्वेश्चन उनका ये है कि सर आपने रिकरिंग ऑडिट की डेफिनेशन ये बताई कि जो पिछले साल ऑडिटर है वही इस साल भी ऑडिटर हो, फर्ज कीजिए ऑडिटर तो वही है, फर्म वही है, लेकिन पार्टनर डिफरेंट है, तो क्या वो रिकरिंग ऑडिट होगा? इसका जवाब है यस, रिकरिंग ऑडिट होगा, रिकरिंग ऑडिट होगा। समटाइम ऐसा भी होता है कि पहले पार्टनर क्या ऑफिस भी चेंज हो जाता है, पहले लाहौर ऑफिस ऑडिट करवाए थे, फिर कराची ऑफिस ऑडिट कराना शुरू हो गए। तो वो चूंकि फर्म सेम है और हम ऑडिटर से मुराद लेते हैं फर्म, तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल चेंज होते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिकरिंग ऑडिट, चाहे एंगेजमेंट पार्टनर भी चेंज हो जाए जी। साइज कम हो जाए तो फिर भी क्योंकि स्कोप पे हमारा फर्क पड़ रहा होता है ना, तो आप उसके साथ नया एंगेजमेंट लेटर एग्री कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे याद रखें, ये ऑडिटर की जजमेंट होती है, उसे अगर हालात से अंदाजा हो रहा हो कि एंगेजमेंट लेटर नया इशू कर देना बेहतर है, वो कर सकता है। और याद रखिए, स्टैंडर्ड एक जगह पे ये कहता है कि अगर आप ये डिसीजन करते हैं ना कि हमने हर साल नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना है, तो वो भी कर सकते हैं, वो बल्कि सेफर साइड है। लेकिन ज्यादा बेहतर यही होता है कि आप हर साल इवैल्यूएट करें, अगर जरूरत हो तो नया एंगेजमेंट लेटर इशू करें, वरना नया एंगेजमेंट लेटर इशू ना करें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं नहीं मैंने ज्यादा काम करना है, मैंने हर साल एंगेजमेंट लेटर इशू करना है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इसको एफिशिएंट ऑडिट नहीं समझा जाता, एफिशिएंट ऑडिट नहीं समझा। जैसे एक और कंसेप्ट है, अगर आप इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई करना चाहें तो कर सकते हैं, उस सूरत में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते हैं हम, हमारा रिस्क कम हो जाता है, सब्सिडी प्रोसीजर कम हो जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऑडिटर ऐसे भी हैं जो इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं करते, ठीक है, वो कहते हैं हम डायरेक्ट सब्सिडी प्रोसीजर पे जाएंगे और ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। स्टैंडर्ड उसको भी मना नहीं करता, ये नहीं कहा, लेकिन वो कहते हैं ऑडिट एफिशिएंट नहीं रहेगा, आपको बिला वजह ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, आप रिलाई टेस्ट करें, सही हो जाए तो रिलाई करें, एफिशिएंट अप्रोच चाहिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जी? एक साल कंपनी का ऑडिट किया, अगले साल उसकी सब्सिडरी का किया, तो ये भी रिकरिंग। देखें, जो सब्सिडरी होती है ना, ये एक अलग कंपनी है। अगर आपने एक साल कंपनी का किया और दूसरे साल उसकी किसी सब्सिडरी का किया, तो ये अलग लीगल एंटिटी, दोनों सेपरेट है। ठीक है, ये सब्सिडरी का ऑडिट इनिशियल ऑडिट ही होगा जी।
एक ही बात है एंगेजमेंट पार्टनर तो वो जो 5 इयर्स वाली रिस्ट्रिक्शन है कि एक जो फर्म है वो 5 इयर्स से ज्यादा उसका ऑडिट ना करे जी, तो फर्म के लिए या एंगेजमेंट पार्टनर अगर हम चेंज कर दें 5 इयर्स। जिनका क्वेश्चन ये है कि सर रिकरिंग ऑडिट में आपने बताया अगर पार्टनर चेंज हो जाए तो वो रहता हमारे फर्म ही है, ऑडिटर सेम है। तो वो जो हमने कोड ऑफ एथिक्स में एक रिक्वायरमेंट स्टडी की थी कि 5 साल के बाद ऑडिटर को रोटेट करना जरूरी होता है, उससे क्या मुराद था? क्या उससे मुराद पार्टनर रोटेट करना जरूरी था कि उससे मुराद पूरी फर्म चेंज करना जरूरी था? ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर। जो बैंक्स होते हैं उनके केस में पूरी की पूरी फर्म चेंज करना जरूरी होता है 5 साल के बाद, ठीक है। और अगर बैंक्स नहीं है तो फिर कम अज कम इंगेजमेंट पार्टनर को जरूर चेंज करना। बैंक ज्यादा क्रिटिकल होते हैं ना, उसमें उन्होंने कंडीशन थोड़ी ज्यादा रख ली, फाइनेंशियल सेक्टर के जो लोग कंपनीज होते हैं जी। अब चलते हैं नेक्स्ट हम अपने चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 9 प्लानिंग एक्टिविटीज, ठीक है। प्लानिंग, अच्छा नोट्स आपके साथ शेयर नहीं, वो बुक अवेलेबल है ना आप? अब बुक जब बुक अवेलेबल होगी तो अब आपको नोट्स नहीं मिलेंगे ना 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 ना, बुक अवेलेबल है ऊपर, बुक अवेलेबल। अल्लाह के बंदे मैंने परसों लिया यार, खुदा का खौफ कर, मैंने खुद परसों लिया। ये देखिए ये मैं कहाँ से, ये मैं मरीक से लेके आया हूँ इधर से, आपको थोड़ी कहा था जी। आखिरी दफा क्या के जज्बात ही कर दिया आपने। चैप्टर 9 नहीं पढ़ेगा। आप ऐसा करें अभी तो साथ वाले से प्रिंट, अच्छा चलें, अच्छा 3 मिनट की ब्रेक फिर आपको देनी पड़ेगी, मैं कॉपियां करवा के बता, पास कीजिएगा जी। अब हम चलते हैं चैप्टर 9 की तरफ जो रिलेट करता है प्लानिंग से। चैप्टर 8 में हमने एंगेजमेंट लेटर क्लाइंट के साथ एग्री कर लिया। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेज ऑफ ऑडिट पे आने हैं जो कि है प्लानिंग। हमारी ऑडिट की डिफरेंट स्टेजेस हैं। एक हमने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज चैप्टर 5 में स्टार्ट किया, डिस्कस किया कंसेप्ट। अब हम प्लानिंग स्टेज पे हैं। प्लानिंग स्टेज के बाद फिर हम परफॉर्मेंस स्टेज की तरफ जाएंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद रिपोर्टिंग स्टेज की तरफ। प्लानिंग में याद रखिए हमने क्या करना है, हमने सिंपल ऑडिट प्लानिंग करनी है, लेकिन 2 टर्म्स है, दोनों में फर्क है। एक है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और एक है प्लानिंग एक्टिविटीज, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में हमने क्या स्टडी किया था, क्या करते हैं इसमें एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, प्री कंडीशन और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्लाइंट के साथ एग्री करते हैं। ये है एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले के प्रोसीजर। जो प्लानिंग एक्टिविटीज है ना, बेसिकली ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद वाली स्टेज है। अब हमने डिसाइड करना है कि हमने इस क्लाइंट का ऑडिट करना है, किस तरीके से करना है, किस एरिया के ऊपर फोकस करना है, हमने हमारे स्कोप में क्या क्या चीजें शामिल है, किन चीजों की वेरिफिकेशन है, रिपोर्ट कब देनी है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारे डिसीजन हम प्लानिंग स्टेज पे करते हैं, ठीक है। तो अभी जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं ये चैप्टर 9 वैसे थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें याद करने वाले कंसेप्ट ज्यादा है, केस स्टडी वाले काम कम है। हाँ, मटेरियलिटी में कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो कल के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, जिस वो जो केस स्टडी में टेस्ट कर सकता है, लेकिन इस चैप्टर में एक पूरी केस स्टडी नॉर्मली नहीं बनती, ठीक है। इस चैप्टर के कुछ ज्यादातर रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन पूछता है। हाँ, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो किसी दूसरी केस स्टडी के साथ लिंक कर देता है। जैसे इसी चैप्टर के अंदर हम मटेरियलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और मटेरियलिटी के बारे में आप पहले जान चुके हैं कि रिपोर्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें तकरीबन हर क्वेश्चन में हम मटेरियलिटी के डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसलिए अलहदा से पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं बनता इस चैप्टर में से, लेकिन किसी दूसरी केस स्टडी के साथ हो सकता है, लिखो। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे, चैप्टर 10, चैप्टर 11, 12, ये सारे केस स्टडी बेस्ड चैप्टर है। 3 चैप्टर तीनों सीखने, और जिस दिन चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया ना, जिस दिन चैप्टर 12, उसके बाद ऑडिट हमारा स्मूथ हो जाता है। उसके बाद जितने भी कंसेप्ट, एक आईटी वाला, इसके बाद वही चैप्टर ऐसा रहता है जिसमें कुछ नई चीजें, हटके चीजें होती हैं। ये 4 चैप्टर जिस दिन कंप्लीट हो गए, समझ लीजिएगा आपका 80% ऑडिट कंप्लीट हो गया। ये 4 कौन कौन से? 10, 11, 12 और 13 ये चैप्टर्स। और इनमें से 3 चैप्टर्स जो है वो केस स्टडी वाले हैं, 10, 11 और 12। उसमें बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कुछ याद करना होता है हमने, वरना बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती। केस स्टडी बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, और जो आईटी वाला चैप्टर है इसमें मिक्स है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है और रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी पूछता है। बहरहाल आगे चलते हैं। सबसे पहले प्लानिंग में प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हमने स्टडी कर लिया। अब हमने क्लाइंट को एक्सेप्ट कर चुके हैं। एक्सेप्ट करने के बाद क्या करना है? एक्सेप्ट करने के बाद डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जंप लगाएं और प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, पहले आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग से क्या मुराद है? कहता है प्लानिंग एक्टिविटी से मुराद है कि आपने 2 काम करने हैं। पहला काम ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी है और दूसरा काम ऑडिट प्लान बनाना है। ऑडिट स्ट्रेटजी से क्या मुराद है?
ऑडिट स्ट्रेटजी से मुराद है डिसाइड करना स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट। स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट क्या होगा, ये है ऑडिट स्ट्रेटजी। और ऑडिट प्लान का मतलब क्या है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करना। नेचर, टाइमिंग, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा। ऑडिट स्ट्रेटजी के साथ आपने कौन सा वर्ड यूज करने हैं, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। ऑडिट प्लान के साथ कौन सा वर्ड यूज करने हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। स्कोप से क्या मुराद है, वैसे तो बताना जरूरी नहीं, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बता रहा हूं। स्कोप से क्या मुराद है, हम अपने ऑडिट में किस किस चीज को कवर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे हम, इसके अलावा 4 एडिशनल ओपिनियंस जो रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो उसको कवर करेंगे। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल्स हमारे स्कोप में नहीं है, यह है स्कोप। टाइमिंग से क्या मुराद है कि हमने अपना ऑडिट कब कंप्लीट करना है, हम रिपोर्ट कब देंगे, क्या रिपोर्ट के अलावा कुछ दूसरी कम्युनिकेशन हमने क्लाइंट के साथ करनी है, अगर करनी है तो वो कब। जैसे मैनेजमेंट लेटर, वो भी तो कम्युनिकेशन है रिपोर्ट के अलावा। तो अगर हमने मैनेजमेंट लेटर भी क्लाइंट को देना, रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, लेकिन हम इसे वैल्यू एडिड एक्टिविटी के तौर पे, बोनस के तौर पे क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं ताकि अपने इंटरनल कंट्रोल को इंप्रूव कर ले, तो वो कब देना है। इसका डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी एरियाज हैं, हम सारे एरियाज के ऊपर इक्वली वर्क नहीं करते, इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। कुछ एरियाज हमारे लिए ज्यादा अहम होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, और कुछ एरिया के ऊपर कम। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है, हमने अपनी ऑडिट एफर्ट्स किन एरियाज की तरफ डायरेक्ट करनी है, किन एरियाज के ऊपर फोकस करना है। यह है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। और फिर ऑडिट प्लान में क्या हम देखते हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सिंपली नेचर से क्या मुराद है, नेचर से मुराद है इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना। टाइमिंग से मुराद है कब। अच्छा, यहाँ पे टाइमिंग से मुराद ये नहीं है कि रिपोर्टिंग डेट क्या होगी, वो तो हम यहाँ पे डिसाइड कर चुके हैं। यहाँ पे टाइमिंग से मुराद है कौन से प्रोसीजर ईयर एंड से पहले परफॉर्म करने हैं और कौन से ईयर एंड के बाद। और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है कि एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर क्या होगी, प्रोसीजर हमने कम परफॉर्म करने हैं कि ज्यादा करने हैं, ये है हमारा एक्सेंट। अब फर्क सुनिए, क्योंकि अगर डिफरेंस आपको पता होगा ना ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान का, तो फिर आप जो इससे आगे हम फर्दर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो भी समझ पाएंगे। इनको नेचर से मुराद है कौन सा टाइप ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करना है। 7 प्रोसीजर थे ना, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, ये डिसाइड करना नेचर। अब ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। याद रखें, ऑडिट स्ट्रेटजी ऐसी डॉक्यूमेंट है इन दोनों में प्लान। प्लानिंग का मतलब क्या है, क्या करने जा रहे हैं, अभी किया कुछ नहीं है, अभी सोच रहे हैं हमने क्या करना है, कैसे करना है। दोनों डॉक्यूमेंट्स में यही चीजें मेंशन होती हैं। लेकिन ऑडिट स्ट्रेटजी में हम ऐसे मैटर्स लिखते हैं, ये पूरे ऑडिट में एक सिंगल डॉक्यूमेंट होती है, इसमें हम ऐसे डिसीजंस लिखते हैं जो हमारे पूरे ऑडिट एंगेजमेंट के लिए रेलिवेंट होते हैं, वो किसी एक एरिया के लिए रेलिवेंट नहीं है, पूरी ऑडिट एंगेजमेंट के लिए। जैसे खुद मुझे बताइए, अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमारी रिपोर्ट की डेट होगी ईयर एंड के बाद 2 हफ्ते के बाद, जैसे 15 जनवरी, क्या ये डिसीजन सिर्फ 1-2 एरिया को इफेक्ट करेगा, पूरी की पूरी एंगेजमेंट को, पूरी की पूरी एंगेजमेंट को इफेक्ट करेगा। हमारी टीम में कितने लोग शामिल होंगे, वो एक्सपीरियंस होंगे या नहीं, कम जूनियर को लेके जाना है, सारे सीनियर्स को लेके जाना है, या कॉम्बिनेशन को लेके जाना है, ये डिसीजन खुद मुझे बताइए, क्या ये सिर्फ एक आधे एरिया को इफेक्ट कर रहा होगा, हर एरिया के लिए पूरी एंगेजमेंट। तो ऑडिट स्ट्रेटजी में ऐसे डिसीजंस इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं जो पूरी एंगेजमेंट को इफेक्ट करते हैं। जबकि ऑडिट प्लान, इसे ऑडिट प्रोग्राम भी कहते हैं, ये हर एरिया का अलग-अलग पेज होगा। आप प्रैक्टिकली जब जाएंगे, अभी तो है चैप्टर, नेक्स्ट हमारा चैप्टर 10, उसमें हम ये सीखेंगे कि एक टिपिकल चैप्टर 10 बेसिकली है क्या। चैप्टर 10 आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो टिपिकल एरियाज होते हैं ना, सबसे पहले आपको वो बताएगा। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से एरियाज होते हैं, सेल्स हैं, परचेजेस हैं, पेरोल एक्सपेंसेस हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इन्वेंट्री है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, इक्विटी है, गुडविल है, डेवलपमेंट कॉस्ट वगैरह वगैरह। टिपिकली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एरियाज हैं। तो चैप्टर 10 हमें बताएगा कि आप इन एरियाज को किन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके वेरीफाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली। जब आप, वैसे तो हम यहाँ पे चैप्टर 10 में सीखेंगे, जैसे जब आप चैप्टर 10 कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद इस काबिल होंगे कि आपसे अगर कोई पूछे बताओ इन्वेंट्री को कैसे वेरीफाई करोगे, आप इन्वेंट्री के प्रोसीजर बता सकेंगे। आपसे कोई पूछे क्रेडिटर को कैसे वेरीफाई करोगे, आप क्रेडिटर के प्रोसीजर बता सकें, सर क्रेडिटर्स को हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करके वेरीफाई करेंगे। इसी तरह फिक्स एसेट्स, इसी तरह सैलरीज, इसी तरह सेल्स, परचेजेस, हर एरिया को आप वेरीफाई करने के काबिल होंगे, प्रोसीजर याद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ये वो प्रोसीजर होंगे जो कॉमनली परफॉर्म होते हैं। प्रैक्टिकली जब आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे ना, आपका सीनियर आपको एलोकेट करेगा कोई एरिया, जैसे आपसे कहेगा कि आपने फॉर एग्जांपल डेटर्स को वेरीफाई करना है, तो आप अपने सीनियर से कहेंगे सर क्या मैं अपनी मर्जी से डेटर्स को वेरीफाई कर लूं,
जो मैंने प्रोसीजर याद किए थे चैप्टर 10 में, क्या उनको सामने रख के परफॉर्म कर लूं? वो कहेगा नहीं नहीं, हालांकि वो प्रोसीजर भी रेलिवेंट है, वो भी परफॉर्म करने हैं, लेकिन कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो एंगेजमेंट जो स्पेसिफिक होते हैं हर एंटिटी के, तो आपको वो कहेगा कि खुद से आपने प्रोसीजर नहीं करने, हमने पहले से रिस्क असेसमेंट करके प्लान कर लिया हुआ है कौन कौन से सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। आप ऐसा कीजिए, आप हमारी फाइल जाए, फाइल खोलिए, उस फाइल के अंदर आपको डिफरेंट ऑडिट प्लान नजर आएंगे, आपने उसमें से डेटर्स का ऑडिट प्लान निकाल लेना और उसके ऊपर जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हुए हैं वो आपने परफॉर्म करने हैं। किसी भी एरिया का जब आप ऑडिट प्लान, पहली चीज ये ऑडिट प्लान हर एरिया का अलग होगा और वो ऑलरेडी उसमें 3 हिस्से होते हैं ऑडिट प्लान ऑडिट प्रोग्राम के। एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का हिस्सा, एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल का हिस्सा और एक होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर का हिस्सा। किसी भी ऑडिट प्लान या ऑडिट प्रोग्राम में कितने पार्ट्स होते हैं? 3, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। मोस्ट प्रोबेबली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म हो चुके होंगे क्योंकि ये नॉर्मली सीनियर लोग परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल किसी ऑडिट प्रोग्राम में होंगे, ऑडिट प्लान में, किसी ऑडिट प्लान में नहीं होंगे। क्यों? ऐसा क्यों होगा भला? शाबाश, जिनमें इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है जिन एरियाज में, उनमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल होंगे, जिनमें इंटरनल कंट्रोल वीक है। जब हम जूनियर थे ना, जब जाते थे तो हम जैसे ही किसी ऑडिट प्लान को देखते थे तो उसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं लिखे होते थे, हम बड़ा खुश हो जाते थे कि ये काम कम करना पड़ेगा। पहले 3 काम करने थे, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है, 2 काम करना पड़े, हम बड़े खुश होते थे। और बाद में पता चलता था कि पहले से डबल काम करना पड़ गया क्योंकि है सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर लेकिन डबल, उनका सैंपल साइज बढ़ गया, एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा हो गए। तो बजाहिर याद रखिए, अगर क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है, वीक है, आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करते, लेकिन एज ऑडिटर हमारे लिए ये गुड न्यूज नहीं होती बल्कि बैड न्यूज। इसका मतलब है सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो जो ऑडिट प्लान होता है ना, उसमें यही लिखा होता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, कि आपने रिस्क असेसमेंट में कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कौन से और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कौन से। और अहम चीज याद रखिएगा, ये ऑडिट प्लान हर एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अलग होता है। हर एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लान अलग हो, लेकिन ऑडिट स्ट्रेटजी सेम होगी। इसमें कुछ सिग्निफिकेंट डिसीजन होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मटीरियलिटी अभी हम स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वहां पे मैं मजीद आपको इसके एग्जांपल्स क्लियर करूंगा। चलिए, प्लानिंग एक्टिविटीज हमें पता चल गया। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज भी 2 थी, क्या क्या? एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर और एग्री इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इसके बाद क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया, प्लानिंग एक्टिविटीज करनी है, डायरेक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ नहीं जाना, डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन की तरफ नहीं जाना। प्लानिंग एक्टिविटीज में 2 काम क्या करते हैं? ऑडिट स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। अच्छा, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है, मेरे 2 सवालों के जवाब दीजिए। अगर 2 सवालों के जवाब ठीक दिए फिर आगे जाएंगे, वरना नहीं। पहला क्वेश्चन, मुझे बताइए कौन सा डॉक्यूमेंट पहले बनता है दोनों में से? शाबाश, ऑडिट स्ट्रेटजी पहले बनता है और ऑडिट प्लान बाद में। दूसरा क्वेश्चन, दोनों में से कौन सा डॉक्यूमेंट ज्यादा डिटेल्ड है? शाबाश, ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल्ड है ऑडिट स्ट्रेटजी, क्योंकि इसमें ब्रॉड नेचर के डिसीजन होते हैं, इसमें डिटेल्स प्रोसीजर होते हैं। आगे चलते हैं, चलिए बिल्कुल चलते हैं। हु इज इन्वॉल्वड इन प्लानिंग? प्लानिंग में कौन इन्वॉल्व होंगे? क्या पूरी टीम या सिर्फ सीनियर लोग होने चाहिए? सीनियर लोग होने चाहिए सिर्फ। ठीक है, प्लानिंग करनी है ना। प्लानिंग में क्या होता है? रिस्क असेसमेंट होती है। प्लानिंग में क्या है? मटेरियलिटी डिटर्मिनेशन होती है। इस तरह के डिसीजंस होते हैं, किन एरियाज के ऊपर फोकस करना है, ये सारी डिस्कशन होती है। ये बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ठीक है, तो प्लानिंग में कौन? एंगेजमेंट पार्टनर तो लाजमी इन्वॉल्व होगा, एंगेजमेंट पार्टनर प्लानिंग में लाजमी आएगा। बाकी एंगेजमेंट पार्टनर डिसाइड करता है कि किस किस बंदे ने आना है। नॉर्मली सिर्फ सीनियर टीम मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग में, नॉर्मली सिर्फ जूनियर टीम मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते, उन्हें भी पता ही नहीं है प्लानिंग किस तरीके से करनी है, वो वहां पे। अच्छा, 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, अब वो मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन आपकी जजमेंट देखना चाह रहा हूं। अगर केस स्टडी इस तरह अनसीन किस्म की आ जाए, आप उसको हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। पहला क्वेश्चन मेरा, अगर हमने फर्ज कीजिए किसी एक्सपर्ट को, कंपोनेंट ऑडिटर को, आईटी एक्सपर्ट को एंगेज करना है, उसे इस टीम में शामिल होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। एक्सपर्ट है, कंपोनेंट ऑडिटर, उसने हमारे बिहाफ पे काम करना है। उसको जब ये नहीं बताएंगे अगर कि रिपोर्टिंग डेडलाइन क्या है, किस वक्त तक रिपोर्ट देनी है, वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसने कब रिपोर्ट देनी है? ये ना हम क्लाइंट के साथ नहीं, ठीक है बिल्कुल। और इसके अलावा किन एरियाज में रिस्क ज्यादा है, तो चूंकि वो भी हमारी टीम का हिस्सा एक तरह से बनने जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप स्टार्ट में ही डिसीजन करते हैं तो उसे टीम में बिठा सकते हैं। ये यहाँ पे बुक में नहीं डिस्कशन, ये वैसे केस स्टडी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, क्या क्लाइंट के सीएफओ सीईओ को इस मीटिंग में, प्लानिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए? ये ठीक बताया आपने, इसको नहीं होना चाहिए, इसको नहीं। हाँ बट ठीक है, 50 पे पास है। ठीक है, आगे चलते हैं।
इंपॉर्टेंस, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं आपको समझाने के काबिल हो। मुझे बताइए क्या प्लानिंग करना अहम है कि नहीं? प्लानिंग के कुछ फायदे हैं, बिल्कुल बहुत से फायदे हैं, ये सारे फायदे लिखे हुए हैं, इनमें कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। प्लानिंग करेंगे तो ऑडिट प्रोसीजर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। प्लानिंग करेंगे तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना आपके लिए आसान होगा, जैसे कंपोनेंट राइटर, एक्सपर्ट राइटर के साथ आप कोऑर्डिनेट करके उनको बता सकते हैं कि उन्होंने कब तक अपना काम कंप्लीट करके हमें देना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम, प्लानिंग करेंगे तो पहले से चूंकि रिस्क असेसमेंट कर लेंगे, तो बजाय ये कि आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद पता चले मसले मसाइल हैं, पहले से प्लानिंग की होगी, रिस्क असेसमेंट की होगी, पहले से पता होगा कि किन किन एरियाज में नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज, पहले से डिसाइड कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इनके ऊपर हमने ज्यादा फोकस करना है। सिलेक्शन एंड असाइनमेंट ऑफ टीम, अगर आपको प्लानिंग में आपने क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक दफा एनालिसिस कर लिया, क्लाइंट के साथ कोई डिस्कशन कर ली, उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि इसमें क्लाइंट की इन्वेंटरी स्पेशलाइज नेचर की है, तो इमीडिएटली आपको अपनी टीम ऐसी बनानी है जिसमें एक एक्सपर्ट भी शामिल हो, या आपको पता चला कि जी कोई फेमिलियरिटी थ्रेट है फॉर एग्जांपल, या हमारा प्रीवियस टीम मेंबर क्लाइंट को ज्वाइन कर चुका है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को प्लानिंग में कैसे कंसीडर करेंगे? आप कहेंगे नहीं, सेफ गार्ड में था कि हमने मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर को लेके जाना है। तो प्लानिंग करें तो सिलेक्शन एंड असाइनमेंट ऑफ टीम हमारे लिए आसान हो जाते हैं। और इसी तरह डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू भी इसलिए आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कब कब रिव्यू होगा, रिव्यू कब कब होगा। अच्छा, इसमें वैसे तो ये सारा रिप्रोडक्शन का है, लेकिन मुझे याद है एक दफा मैंने आपको एक एक टर्म बताई थी, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। नहीं, रिव्यू के बारे में मुझे याद है, रिव्यू की 3 टाइप्स बताई थी आपको, रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और रिव्यू एंगेजमेंट। और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के आगे फर्दर 2 टाइप्स बताई थी, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो याद है ना? कोई स्टूडेंट मुझे डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू इन तीनों में फर्क बता सकता क्या है? डायरेक्शन का मतलब है काम करने से पहले बताना, डायरेक्ट करना, दिखाना कि इस तरीके से काम करना है। सुपरवाइज का मतलब है जब काम हो रहा होगा ना, साथ साथ चेक करते रहना, देखते रहना सही काम हो रहा है कि नहीं। ISS रिव्यू का मतलब क्या है? काम होने के बाद देखना कि सही काम हुआ है कि नहीं हुआ, जो ISS रिक्वायर करते हैं। तो ये डायरेक्ट, नॉर्मली ऑडिट में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ये सिंगल फ्रेज बोला जाता है। मैंने आपको अलग-अलग इनका नेचर का अलग, टाइमिंग का अलग, एक्सटेंट का अलग बता दिया मतलब, लेकिन नॉर्मली ऑडिट में सिंगल फ्रेज, सिंगल वर्ड समझा जाता है। ये स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन भी, ये भी मैंने आपको अलग मतलब बता दिया, लेकिन नॉर्मली इकट्ठा ही बोला जाता है, एक सिंगल वर्ड समझा जाता है। उसी तरह डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू अलग मतलब समझाया हर लफ्ज का, लेकिन नॉर्मली इकट्ठा ही हमेशा यूज होगा, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। ये सारे इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की। क्लियर? मुझे बताइए क्या डॉक्यूमेंटेशन करेंगे? प्लानिंग करना रिक्वायर्ड है, याद रखिए। जब ICAP क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के लिए आएगा, आपसे पूछेगा बताइए आपने ऑडिट किया है, क्या इसकी प्लानिंग की थी? हम कहेंगे बिल्कुल की थी। फिर ICAP क्या कहेगा? एविडेंस लो। हमारे पास क्या एविडेंस होगा? लिखा हुआ। तो इसका मतलब है हमने जो ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी है उसको डॉक्यूमेंट करना है कि नहीं? ऑडिट प्लान बनाना है उसको डॉक्यूमेंट करना है कि नहीं? अच्छा बताइए, ऑडिट स्ट्रेटजी और डॉक्यूमेंट एक दफा बन जाए, क्या इसके बाद इनमें रिवीजन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो अगर रिवीजन आई है तो वो रिवीजन भी डॉक्यूमेंट। और याद रखें, जब कभी रिवीजन को डॉक्यूमेंट करते हैं ना, रीजन साथ में लाजमी लिखते हैं। ये इसी चैप्टर के अंदर जब मटेरियलिटी का कंसेप्ट आएगा, उसमें मैं आपसे सिमिलर क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या मटेरियलिटी रिवाइज हो सकती है? आप कहेंगे हो सकती है। तो मैं आपसे कहूंगा अच्छा डॉक्यूमेंट करनी चाहिए? आप कहेंगे डॉक्यूमेंट। फिर मैं कहूंगा अच्छा मटेरियलिटी तो डॉक्यूमेंट करेंगे, अगर रिवीजन हुई है वो डॉक्यूमेंट करेंगे, और रिवीजन किस वजह से हुई है वो भी डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो जिस चीज की रीजन हमें उसने सिलेबस में इंक्लूड किया वो हम पढ़ेंगे। रिस्क की रिवीजन हो सकती है, आपको बताया था ना ऑडिट में हर चीज की रिवीजन हो सकती है। एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो सकता है, ऑडिट प्लानिंग रिवाइज हो सकती है, रिस्क असेसमेंट रिवाइज हो सकता है, मटेरियलिटी रिवाइज हो सकती है, ऑडिटर खुद भी रिवाइज हो सकता है। ऑडिट रिपोर्ट एक दफा इशू कर दी, हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर जो होगा ना ऑडिट का, उसमें हम ये कंसेप्ट स्टडी करेंगे ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि आपको पता है ऑडिट रिपोर्ट हमारे लास्ट स्टेप होता है। चले प्लानिंग सब अब सुन लीजिए, प्लानिंग कर ली। अब हम प्लानिंग एक्टिविटीज में 2 काम करने थे। प्लानिंग एक्टिविटीज में कौन कौन से 2 काम करने थे जल्दी से बताए? ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, 2 काम करने थे। अब हम ये सीखने जा रहे हैं ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी है, ऑडिट प्लान में क्या क्या चीजें, ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या क्या चीजें होती हैं और ऑडिट प्लान में क्या क्या चीजें। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करते हैं, ऑडिट प्लान में क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करते हैं। ऑडिट प्लान तो चुटकियों में गया, कैसे? ऑडिट प्लान में 3 चीजें होती हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर।
ये कभी होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कभी नहीं होता। हाँ, कभी खुशी कभी गम। तो अब मुझे ये बताएं, मेरा कंसेप्ट क्लियर करें, जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे तब खुशी है कि तब गम है? जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल होंगे तो खुशी है, और जब नहीं होंगे तो गम। क्यों बोला? क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर फिर ज्यादा परफॉर्म करना। ये तीनों तो छुटकी नहीं है सर, इससे मटेरियल लेवल भी कम हो जाएगा ना, मटेरियल लेवल भी कम हो जाएगा, इंटरनल कंट्रोल सॉन्ग। अच्छा, किससे टेस्ट ऑफ कंट्रोल से मटेरियलिटी लेवल कम होगा? कसम उठवा लो, आज तक नहीं मैंने पढ़ा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल और मटेरियलिटी का कोई रिलेशनशिप होता है। रिस्क और मटेरियलिटी का पढ़ा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पता चले इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, और इंटरनल कंट्रोल्स वीक होंगे तो इसका मतलब रिस्क बढ़ जाएगा, तो रिस्क बढ़ जाएगा तो फिर रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है, रिस्क बढ़ जाएगा तो मटेरियलिटी कम हो जाए, ये कहना चाह रहे थे? अच्छा, ये कहना ठीक। तो भाई ने हमें क्या सिखाया आज कंसेप्ट? कि रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्या सिखाया? रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप। और ये भी सिखाया रिस्क वैसे तो ट्रांजैक्शन की नेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल्स पे भी डिपेंड करता है। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होंगे रिस्क बढ़ जाएगा। हाँ, ये बताया है। ये तो एक और बात बताना चाह रहे थे, नहीं बता पाए, कि इंटरनल कंट्रोल वीक होने से जो रिस्क बढ़ता है ना, उसे कहते हैं कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल वीक होने की वजह से आता है। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल, हाँ, ये बात है, ये आपके लिए है सारी तारीफ। आगे चलते हैं। अच्छा, क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है जो उस व्हाइट बोर्ड की तरफ नहीं देखना, क्योंकि वो तो लिखा भी नहीं हुआ। जो बताए कि मैंने आपको एक फ्रेज याद करवाया था ऑडिट स्ट्रेटजी में, और एक याद करवाया था ऑडिट प्लान में। ऑडिट प्लान में याद करवाया था नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या फ्रेज याद करवाया था? स्कोप, टाइमिंग। इसका मतलब है ऑडिट स्ट्रेटजी में और कुछ हो या ना हो, तीन चीजें जरूर होंगी: स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। स्कोप, टाइम, मैं देख लूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या क्या चीजें होंगी? स्कोप, टाइमिंग, स्कोप, ये पूरी हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप। रिपोर्टिंग कंसीडरेशन है। रिपोर्टिंग कंसीडर, टाइमिंग में हम क्या डिसाइड करते थे? टाइमिंग, कब ऑडिट रिपोर्ट या कोई भी दूसरी कम्युनिकेशन जो करनी है, जैसे मैं, वो कब करनी है। तो ये है, क्या हो गया हमारा? टाइमिंग। अच्छा, डायरेक्शन में क्या डिसाइड करते थे? कि हमारी ऑडिट एफर्ट्स जो हैं उनकी डायरेक्शन क्या होंगी, किन एरियाज पे प्रोसीजर ज्यादा, किन पे कम, और ये डायरेक्शन किन के ऊपर फोकस कर रही होती है? रिस्क, मटेरियलिटी पे। तो डायरेक्शन, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डायरेक्शन, ये क्या है? डायरेक्शन वाला पोर्शन। तो इसका मतलब है ये तीन पार्ट, 1, 2, 3, ये किसको अफेक्ट कर रहा है? स्कोप। किसको शो कर रहे हैं? स्कोप को, टाइमिंग को, डायरेक्शन को। स्कोप को, टाइमिंग को, डायरेक्शन को। फिर रिसोर्सेज से क्या मुराद है? कि हमें ये सारा काम करने कितने आदमी चाहिए? कितने आदमी चाहिए? कब चाहिए? कब चाहिए? वैन। उनके काम की डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू कैसे होगा? रिव्यू कैसे होगा? आगे चल। अच्छा समझ। और फिर रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। अच्छा, ये हालांकि ये सिर्फ किताब में उसने एक हेडिंग दी है, लेकिन ये कंसेप्ट मुझे बहुत पसंद है। इसमें हेडिंग एक ही है, बात एक ही लाइन, लेकिन कंसेप्ट है। हमें क्या, हमें अगर क्लाइंट, क्या हम अपने क्लाइंट का सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट करते हैं या इसके अलावा अदर एंगेजमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं? क्वेश्चन मेरा ये है कि अदर एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए या पास में कोई एंगेजमेंट परफॉर्म की, उससे हमें क्लाइंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आई, उस इन्फॉर्मेशन को इस ऑडिट की प्लानिंग में यूज कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमें, ये लाइन हमें इजाजत देती है। रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रीलिमिनरी का मतलब जो एक्सेप्टेंस से पहले की है, और इसके अलावा भी, ये तो उस एक्सेप्टेंस से पहले, असल में ना 3-4 जगहों पे एक ही कंसेप्ट उसने 3-4 स्टैंडर्ड में बताया। एक स्टैंडर्ड में कहता है अगर आपने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है ना, तो एक्सेप्टेंस के लिए आपको अगर प्रीवियसली किसी और सोर्स से नॉलेज मिला है उसको यूज कर सकते हैं। फिर एक्सेप्टेंस के बाद प्लानिंग में कहता है कि आपने अगर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में जो इन्फॉर्मेशन मिली उसे भी इसमें, हालांकि उसका इस एंगेजमेंट से ताल्लुक नहीं है। फिर एविडेंस कलेक्शन पे एक जगह कहता है कि अगर पिछले साल का एविडेंस है ना और इस साल के लिए भी रेलिवेंट है, चेंज नहीं हुआ, उसे इस साल भी यूज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। अच्छा, फिर से वापस है, ऑडिट स्ट्रेटजी में थी 5 चीजें। हो सकता है वो 5 नंबर के साथ आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछे। आएगा नॉर्मली रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया।
होगा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। लेकिन पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए ऑडिट स्ट्रेटजी में कौन कौन से एलिमेंट्स डॉक्यूमेंट किए जाते हैं, लिस्ट दीजिए। आप उसे बताएंगे स्कोप की बात, टाइमिंग, लेकिन ये याद करने के लिए स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन का वर्ड यूज कर रहा हूं, डेफिनेशन में यूज हुआ है। असल में आप ये पूरी हेडिंग लिखेंगे, टाइमिंग के बजाय रिपोर्टिंग कंसीडरेशन लिखेंगे, डायरेक्शन की बजाय फैक्टर्स अफेक्टिंग डायरेक्शन लिखेंगे, जो हेडिंग लिखी हुई है। फिर रिसोर्सेज नेसेसरी टू कंप्लीट द एंगेजमेंट, रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। हो सकता है आपसे सिर्फ ये हेडिंग पूछे, हो सकता है आपसे कोई इनमें से एक एलिमेंट आपको दे दे और कहे इसके आगे पॉइंट्स बताए। जैसे एक क्वेश्चन में उसने कहा कि आपको पता ही है प्लानिंग एक्टिविटी में हम ऑडिट स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं, बताइए वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसका स्कोप डिटरमिन करेंगे। स्कोप को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, इसका मतलब है हमने सारे नहीं बताने थे, हमने सिर्फ ये स्कोप वाले। अब स्टडी करते हैं इसको, पढ़ने क्या जा रहे हैं ऑडिट स्ट्रेटजी में। मुझे पहले बताइए आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि अगर हम ऑडिट स्ट्रेटजी डिजाइन कर रहे हैं तो हमें पहले ये पता चलना चाहिए भाई कौन कौन सा चीज हमारे स्कोप में शामिल है, कौन सी चीज हमारे स्कोप में शामिल नहीं है। हमारा स्कोप, देखिए हमारा ऑडिट का स्कोप किन चीजों से इफेक्ट होता है। पहला इंडस्ट्री, क्या हमें ऑडिट करने से पहले ये कंसीडर करना चाहिए क्लाइंट की इंडस्ट्री क्या है, बिल्कुल, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस डिफरेंट है, सर्विस सेक्टर की प्रैक्टिसेस डिफरेंट है, टेक्सटाइल सेक्टर की प्रैक्टिसेस डिफरेंट हो सकती है, काउंटिंग पॉलिसीज भी डिफरेंट हो सकती है। इंडस्ट्री क्या हमें देखना चाहिए जिस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं इसका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। समटाइम्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है ना, उसमें नॉर्मली एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में सिर्फ आईएफआरएस होते हैं। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो उसमें आईएफआरएस के साथ साथ कंपनीज एक्ट लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, हमें इसको भी देखना है। अगर बैंक का ऑडिट है तो लीगल रिक्वायरमेंट बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस भी शामिल होगा उसमें, और स्टेट बैंक की रेगुलेशन भी शामिल होंगी। तो इसीलिए हम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी देखेंगे। हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया क्या होता है, जब कभी लफ्ज कंपोनेंट आपके जहन में फौरन एक दूसरा लफ्ज आ जाए ब्रांच। हमारे कुछ क्लाइंट जैसे आप बता सकते हैं कौन कौन से क्लाइंट ऐसे जिनके ब्रांचेस होती हैं, थोड़ा केस स्टडी की तरफ आते हैं। पेप्सी को ओ इसकी ब्रांच नहीं होती, कौन सी रेस्टोरेंट, शाबाश, केएफसी, मैकडोनल्ड्स वगैरह इनकी ब्रांचेस है, सर्विस, बाटा इनकी ब्रांचेस है, बैंक्स इनकी ब्रांचेस है, इंश्योरेंस कंपनीज इनकी ब्रांचेस है, डिफरेंट नेटवर्क ऑफ कॉलेजेस होते हैं, शाबाश, ये भी सारी ब्रांचेस। अच्छा मुझे ये बताइए अगर हमारे क्लाइंट की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, क्या हम सबकी सब ब्रांचेस पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म क्या हम सबको वेरीफाई करते हैं, क्या सबको अपने सैंपल में कवर करते हैं। याद रखिए ऑडिटर हमेशा सैंपल बेस पे काम करता है, इसीलिए कुछ ब्रांचेस में तो हम डिटेल प्रोसीजर जाके परफॉर्म करते हैं और कुछ में ऊपर पर हेड ऑफिस में बैठ के एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं। क्या हमें स्टार्ट में ही डिसाइड कर लेना चाहिए हमारा क्लाइंट एक बैंक है, उसकी 350 ब्रांचेस हैं, हमने कितनी ब्रांचेस को विजिट करना है और कितनी ब्रांचेस का सिर्फ हेड ऑफिस में बैठ के ही प्रोसीजर परफॉर्म कर लेने हैं। ये है एक्सपेक्टेड कवरेज, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज का कांसेप्ट ये है कि हमने कितने कंपोनेंट्स को कवर करना, हमारी कवरेज कितनी होगी। और अगर फर्ज कीजिए कि कंपोनेंट कोई भी नहीं है, स्टिल ये पॉइंट रेलिवेंट है, डिसाइड करना है। हम सैंपल बेस पे काम करते हैं ना, लेकिन स्टैंडर्ड हमें नहीं बताता कि 100 में से कितने 30% सैंपल होना चाहिए, 40, 50, 60, 70 कितना होना चाहिए। अब ये डिसीजन हमने करना होता है और ये फिर यहाँ पे डिसीजन करके डॉक्यूमेंट किया जाता है, क्योंकि ये जो डिसीजन होगा ना सैंपल साइज फॉर एग्जांपल, ये हमने कितना, ये हर एरिया को इफेक्ट करेगा, हर एरिया को इफेक्ट करेगा। फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल, अगर स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल की जरूरत है हमें एक्सपर्ट वगैरह की, स्टार्ट में कंसीडर करना चाहिए कि ऑडिट के दौरान में जब एरिया सामने आएगा तब देखी जाएगी, स्टार्ट में, क्योंकि हमने एक्सपर्ट को सेलेक्ट भी करना है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने एक्सपर्ट ने वो उसके साथ एग्री करने हैं, फिर उसके बाद एक्सपर्ट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगर मसले मसाइल आते हैं एक्सपर्ट के और मैनेजमेंट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो इसीलिए बेहतर होता है स्टार्ट में ही आप कंसीडर कर लें स्पेशलाइज्ड नॉलेज कि हमारे ऑडिट में कोई रिक्वायर्ड है कि नहीं, किस बंदे की जरूरत है और वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। इंटरनल ऑडिट, क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट भी कर लें, साथ में इसको इंटरनल कंट्रोल भी कर लें, दोनों एक ही चीज है एक तरह से, क्योंकि इंटरनल ऑडिट का सबसे बड़ा काम क्या होता है भला, इंटरनल कंट्रोल की मॉनिटरिंग। अगर क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है तो हमने वैल्यूएट करना है, क्या हमने वैल्यूएट के उसके वर्क को यूज कर सकते हैं कि नहीं। आपको याद है कि हमने बताया था 5 फरिश्ते होते हैं हमारा, उसमें बताइए इंटरनल ऑडिट भी होता था कि नहीं, तो हमने उसके वर्क को यूज करना है कि नहीं करना, ऑडिट के दौरान में उससे हेल्प लेनी है कि नहीं, अभी डिसाइड कर लें, बेहतर है। क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है, अभी डिसाइड कर लें, ताकि कंट्रोल वीक है तो आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा बनाएं। आईटी, कुछ क्लाइंट हमारे ऐसे होते हैं जो अच्छा ये खास तौर पे इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं इसलिए कि इसके ऊपर आगे चल के पूरा चैप्टर है और चैप्टर का नंबर भी नोट, अब मैं नंबर भी बताया करूंगा क्योंकि बुक आ गई है ना आपके पास, अब नंबर भी बताया करूंगा। चैप्टर 13 है आईटी वाला,
हाँ 23 के करीब चैप्टर, लेकिन अब आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, इतना अर्सा हो गया, इतने चैप्टर पढ़े, इतना अर्सा बाकी कितने, सर ये तो सिलेबस आउट हो गया, अंधा एतमाद करना है आपने। असल में कुछ बहुत से कंसेप्ट ऐसे हैं, हमारा 50% सिलेबस ये तकरीबन हो गया चैप्टर 9 के साथ, हालांकि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं कंसेप्चुअल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर हमने इतने कवर नहीं किए, लेकिन कंसेप्ट तकरीबन हमने सारे कवर कर लिए, ठीक है। अच्छा आईटी मुझे बताइए, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो सिग्निफिकेंटली आईटी सिस्टम, आईटी सोर्सेज यूज करते हैं, नाम बता सकते हैं कौन? ईआरपी वगैरह, सारे नहीं करते, कुछ मैनुअल भी काम कर रहे होते हैं, कुछ सैब। सबसे एक एग्जांपल दीजिए, वो क्लाइंट हमारा जो सबसे बड़ा यूजर आईटी सिस्टम का, बैंक्स। शाबाश, हम आईटी वाले चैप्टर में ये बैंक वाली एग्जांपल लेकर चलेंगे और एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा एग्जांपल हमारी बैंक से आएगी। अगर हमारा क्लाइंट एक बैंक है जो सिग्निफिकेंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, तो बताइए हमें क्लाइंट के आईटी सिस्टम को इग्नोर कर देना चाहिए कि उसे वैल्यूएट करना चाहिए? याद रखिएगा, अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है ना, तो आईटी सिस्टम उसके इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा होता है। जिस तरह हमने बाकी के इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना है, टेस्ट करना है, आईटी को भी अंडरस्टैंड करना है, टेस्ट करना है। लेकिन कौन करे? हमने तो आईटी पढ़ी नहीं, हम तो इससे एक्सपर्ट नहीं है। एंगेज कर लें, एंगेज कर लें। एएफसी में पढ़ी है आपने, कैसे कर लें। क्लाइंट पर उससे आप बैंक ऑडिट कर लेंगे। क्लाइंट पर्सोनल, वो मुझे बात याद आ गई। एक दफा पहली दफा मैं एक बड़े क्लाइंट पे गया, तो उनका सिस्टम था आईटी बेस। उससे पहले मैंने कोई ऐसा क्लाइंट नहीं देखा। मैं उसे कहूँ वाउचर, हमने वाउचर देखे होते, बोरियों में बंद होते थे, वो क्लाइंट निकालता था उसमें से हार्ड कॉपी। तो कहता शाम को आ जाएगा, आपको सारे वाउचर दिखा दूंगा। मैंने कहा सारे वाउचर। 5 बजे गया, उसने कहा बैठ जाए। कौन सा वाउचर? मैंने वाउचर, कहता ये ले वाउचर। मैंने कहा किधर है? दाएं बाएं देखा वाउचर नजर नहीं। वो कहता सर ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मैं कहा स्क्रीन पे कौन सा वाउचर है, इसका प्रिंट निकाले। कहता नहीं सर, हम आईटी सिस्टम यूज कर रहे हैं, आईटी सिस्टम इसी वजह से यूज कर रहे हैं कि पेपर वर्क एनवायरनमेंट से जान छूटे, यही सिस्टम। तो मैंने कहा मैं कैसे चाहे, वो ठप्पा मुझे कैसे नजर आएगा? आदत थी ना साइन चेक अप्रूवल वगैरह की। कहता सर ये ऊपर देखे, ये जो बंदा अप्रूव करता है ना, उसका आगे नाम आ जाता है। तो मैं बाहर आ मैंने एक दो वाउचर देखने के अच्छा मैं उसे कहूँ ये वाउचर है, इसका जीआरएन की तरह, वो बटन दबाए सफा चेंज हो जाएगा, ये जीआरएन है। फिर बटन दबाए कैसे सेल इनवाइस है। मैं कहा डेटर कौन? मैं कहा ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये आईटी सिस्टम इसी तरह होता है, पेपरलेस एनवायरनमेंट होता है। क्लाइंट पर्सोनल एंड डाटा अवेलेबिलिटी, क्लाइंट कब अवेलेबल होगा? याद रखिए, क्लाइंट अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, वो 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता। 24 घंटे तो हम क्लाइंट से एग्री कर लेते हैं, और नॉर्मली क्लाइंट हमें टाइम देता है 3 बजे के बाद का। कहता है सर 3 बजे तक हमें अपना ऑफिस वर्क करने दें, बाद में आपने जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हम आपको प्रोवाइड सारी करेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी आप 3 बजे के बाद आए। जो भी उसकी अवेलेबिलिटी का टाइम एग्री होगा उसके बाद। रिपोर्टिंग कंसिडरेशन, इनका क्वेश्चन ये है सर, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो हमने एक्सेप्टेंस स्टेज पे भी डिस्कस, प्री कंडीशन में भी देख लिया था। यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे एप्लीकेबल फाइनेंशियल एक्सेप्टेबल है कि नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं वो है क्या और उसका हमारे किस किस एरिया पे इंपैक्ट आ रहा है ज्यादा। ठीक है उसी रिपोर्टिंग कंसिडरेशन क्या दे, रिपोर्टिंग टाइम टेबल क्या मुराद है इससे? ऑडिट रिपोर्ट किस डेट को इशू की जाएगी, ये डेट लिखी होती है, ठीक है। और हम इस डेट को जब देख लेते हैं हमें अंदाजा हो जाता है कि ये इससे जो पिछले, इस डेट से जो पिछले 2 हफ्ते है ना, घर वालों को कहते हैं आप हमें भूल जाए, हम आपको भूल गए, क्योंकि ये हमारे तकरीबन 24 में से हमारे 16 घंटे तो कंफर्म क्लाइंट भी लगते हैं। तो जब कभी किसी क्लाइंट पे आप जाएं, रिपोर्टिंग टाइम टेबल पे जाके रिपोर्ट की डेट देख लें और फिर एवेल्युएट कर लें कि इससे 2 हफ्ते पहले आपकी जिंदगी में कोई फ्री टाइम नहीं आने वाला। मीटिंग विद डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट, डायरेक्टर मैनेजमेंट के साथ, सीईओ सीएफओ के साथ मीटिंग करनी चाहिए। तो जब दिल करे उसके रूम में पहुंच जाना चाहिए, पहले एग्री करना है, पहले एग्री करना है। और ये पार्टनर सीनियर मैनेजमेंट, हमारी तरफ से भी सीनियर लोग मीटिंग करते हैं क्लाइंट के साथ एग्री। सर हर मंथ एंड पे आपके सीईओ सीएफओ के साथ मीटिंग होगी, नो डाउट दरमियान में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले से रेगुलर मीटिंग प्लान कर ली जाती है ताकि ऑडिट के दौरान में अगर कोई इश्यूज वगैरह आते हैं उसके साथ डिस्कस किया जा सके। डिस्कशन विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करनी है। कोऑर्डिनेशन किस सिलसिले में? रिगार्डिंग टाइप और टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट और अदर कम्युनिकेशन। अगर कोई और रिपोर्ट या कम्युनिकेशन इशू करनी है हमने क्लाइंट को, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहे कर सकते हैं। ये जो ऊपर रिपोर्टिंग टाइम टेबल है ना, ये मेन रिपोर्ट की बात कर रहा है हमारी ऑडिट रिपोर्ट की, और नीचे जो कह रहा है ना प्राइमरी रिपोर्ट, ये दूसरी रिपोर्ट जैसे मैनेजमेंट लेटर, दूसरी अदर कम्युनिकेशन याद है, ठीक है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर वगैरह शाबाश, उसकी बात कर रहा है। और फिर डिस्कशन विद एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के साथ भी, एक्सपर्ट के साथ भी तो हम डेडलाइन एग्री करेंगे। ऐसा ना हम 25 तारीख को रिपोर्ट देनी एक्सपर्ट के, सर मैं 30 तारीख को अपनी रिपोर्ट दूंगा, ओके भाई फायदा उस वक्त तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे चुके होंगे। हमने तो आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट का जो रिजल्ट होगा उसको देखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका क्या इंपैक्ट है और उसके मुताबिक हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे कोई इंपैक्ट आना चाहिए कि नहीं।
तो असूली तौर पे एक्सपर्ट की रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट से पहले मिलनी चाहिए, तो उसके साथ पहले डिस्कस कर लेंगे। ये इसमें सारी चीजें हम रिपोर्टिंग वाली डिस्कस कर रहे हैं और उसका टाइम बेसिकली शेड्यूल वगैरह एग्री कर रहे हैं। इस हिस्से में जो अगला हिस्सा है हमारा प्लानिंग एक्टिविटी सॉरी ऑडिट स्ट्रेटजी का, वह है फैक्टर्स अफेक्टिंग डायरेक्शन। आप मुझे बताइए आप कैसे डिसाइड करेंगे अभी तक का जो आपका नॉलेज ऑडिट का, क्या हम हर एरिया पे एक जैसे प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? कुछ एरिया पे कम, कुछ पे ज्यादा, कैसे? शाबाश। अभी आपको सिर्फ एक चीज बताई हुई है मैंने, रिस्क, कि जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे ज्यादा प्रोसीजर। हमारे सिलेबस की हद तक ये एक एग्जांपल भी काफी है, लेकिन प्रैक्टिकली और चीजें भी देखी जाती है, जैसे मटेरियलिटी। जिन एरियाज की अमाउंट ज्यादा मटेरियल हो, ज्यादा बड़ी हो, उन पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, उनमें ज्यादा एफर्ट्स डायरेक्टेड होते हैं। जिनमें रिसेंट डेवलपमेंट हुई हो, जिन एरियाज में, ठीक है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट भी हो सकती है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर आपको पता चला IFRS 15 इस दफा अप्लाई करना है क्लाइंट ने, सबसे ज्यादा फोकस आप किस एरिया पे करेंगे? इसकी वजह रेवेन्यू के ऊपर, सेल्स के ऊपर। शाबाश। तो इसीलिए रिसेंट डेवलपमेंट, हाँ जी, रिसेंट डेवलपमेंट्स अगर किसी एरिया में हुई हो, उस वजह से भी उनके ऊपर हमें एफर्ट्स अपनी ज्यादा फोकस करने पड़ते हैं। ऑडिट अप्रोच क्या है? सिस्टम बेस्ड है सब्सटेंटिव अप्रोच। कोई स्टूडेंट बता सकते हैं सिस्टम बेस्ड सब्सटेंटिव अप्रोच? सिस्टम बेस्ड अप्रोच का क्या मतलब था? इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई करना, ये हमने पहले एक जगह कंसेप्ट पढ़ा था। अगर आप इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई करते हैं, यहाँ पे सिस्टम से मुराद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई करते हैं और फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम परफॉर्म करते हैं, इसे कहते हैं सिस्टम बेस्ड अप्रोच। और अगर आप इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं करते, डायरेक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे परफॉर्म करते हैं, सब्सटेंटिव अप्रोच से कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम बेस्ड अप्रोच में अगर आप काम कर रहे हैं तो जिन एरियाज पे कंट्रोल्स वीक है वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनको सामने रख के हम अपने डायरेक्शन या फोकस को डिसाइड करते हैं, किन एरियाज के ऊपर हमने ज्यादा फोकस करना है। ये क्लियर हो गया? स्कोप डिस्कस कर लिया, टाइमिंग, डायरेक्शन, रिसोर्सेज कर चुके हैं। हाउ मच रिसोर्सेज? अच्छा, यहाँ पे रिसोर्सेज से फर्म के अंदर ना, फर्म के अंदर सबसे ज्यादा जो अहम रिसोर्स होता है ना, वो ह्यूमन रिसोर्स ही होता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। लेकिन याद रखें, ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ IT रिसोर्सेज और टाइम भी एक अच्छा बड़ा रिसोर्स होता है। समटाइम ऐसा होता है कि हम टीम अपनी 10 बंदों की भेज देते हैं, ऑडिट फिर डिले हो गया। क्यों? हालांकि 10 बंदे रीजनेबली ऑडिट कर सकते थे, पता चला दरमियान में, ये एक दो दफा प्रैक्टिकली भी हुआ है, उस टीम में 10 में से 3 सीनियर थे जिनकी अटेम्प्ट थी दिसंबर में, और वो 50 दिन की छुट्टियां, नॉर्मली 40 से 50 दिन की छुट्टियां मिलती, छुट्टियों में चले गए। अब गए तो 3 आदमी लेकिन सीनियर थे, पीछे 7 जूनियर। अब क्या वो आप काम कर रहे होंगे? नहीं कर रहे। तो ये चीजें प्लानिंग में कंसीडर करनी होती है। रिसोर्सेज कब अवेलेबल होंगे, कितने अवेलेबल होंगे, कितने चाहिए, ये अच्छा खासा एक ना टाइम बजट बनता है। प्रैक्टिकली हम बनाया करते थे, जिसमें एवेल्युएट करते हैं। सारे लेक्चर के बाद एक अच्छी बात पसंद आई। चले, रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज पढ़ लिया हमने, ऑडिट प्लान भी कवर कर चुके हैं। चलिए जरा क्विकली से कंक्लूड कर लेते हैं। हमने आज के लेक्चर में चैप्टर 9 के हवाले से रिकरिंग ऑडिट हमने पढ़ लिया। चैप्टर 9 में हमने 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टडी किए हैं। एक में हमने स्टडी किया प्लानिंग एक्टिविटी, जनरल था वो, प्लानिंग एक्टिविटीज किसको कहते हैं और इसकी इंपोर्टेंस वगैरह बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व होंगे। फिर उसके बाद प्लानिंग एक्टिविटीज में जो 2 एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, इनको डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, जिसमें हमने क्या सीखा कि ऑडिट स्ट्रेटजी में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, ऑडिट प्लान में कौन कौन से किए जाते हैं। इसमें केस स्टडी कम और रिप्रोडक्शन नैरेटिव वाला क्वेश्चन ज्यादा सेट होते हैं, इसलिए आपने इसको याद करना। ठीक है, रटा लगाना है आपने। ठीक है, कल के लेक्चर में, हाँ कल के लेक्चर में हम वो कंसेप्ट स्टडी करेंगे। नोट्स अभी नहीं मिले और डिस्ट्रीब्यूट करें ना भाई, जल्दी करें यार। अच्छा, कल के लेक्चर के पहले हिस्से में हम इस चैप्टर का वो कंसेप्ट स्टडी करेंगे जो इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा दफा टेस्ट हुआ। मटीरियलिटी नहीं, प्लानिंग के बाद और मटीरियलिटी से पहले वो कंसेप्ट जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा दफा टेस्ट हुआ है, कल वो डिस्कस, वो कौन सा है, वहां घर जाके खुद देखिएगा ना। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।